नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि जब हम किसी चालक को मान लेते हैं ये हमारा चालक है, जैसे ही हम किसी चालक को आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश दिया गया, वो जो आवेश होता है उस चालक पर समान रूप से फैल जाता है। ये हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आवेश जो है वो समान रूप से फैल चुके हैं। अब यदि हम देखें तो इस चालक के पृष्ठ पर आवेशों का जो वितरण है वो समान है, और हमको पहले से पता है कि जो विभव होती है वो आवेश के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जितना आवेश होगा उतना ही विभव होता है। तो हम यहाँ पे इस जो चालक है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये जितना आवेश यहाँ है उतना विभव यहाँ पे भी होगा, और उतनी ही विभव जो है दूसरे पृष्ठ के दूसरे बिंदुओं पर भी होगी। अर्थात ये जो पृष्ठ है या जो चालक है उसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। अर्थात इस प्रकार के चालक को जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। विभव क्या हो बोला गया? विभव सम हो। सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है बराबर। ऐसा चालक जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा लिख दिया गया है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पृष्ठ की विशेषता के बारे में। तो पहली विशेषता तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि जैसे हम किसी चालक को क्या करते हैं? आवेश देते हैं तो वह उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो पहली विशेषता तो यही होगी। पहली विशेषता यह होती है कि प्रत्येक जो चालक होते हैं, पहली विशेषता चालक संबंधित है ना, पहला विशेषता यह है कि प्रत्येक जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ होते हैं। दूसरा चलते हैं, तब चूंकि इस चालक का जो विभव है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो बोला जाएगा दूसरा विशेषता हो गया, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। अब हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ का विभव सभी बिंदुओं का विभव समान है, अर्थात दोनों बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होता है वो विभवांतर जो है वो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विभवांतर v इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA का मान और VB का मान दोनों क्या है? आपस में बराबर है, अर्थात v इज इक्वल टू VA माइनस VB। दोनों को माइनस करेंगे तो चूंकि मान दोनों का मान समान है इसलिए VAA ले लेते हैं इसको, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। हमको पता है कि विभव जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, तो विभव इज इक्वल टू किया गया कार्य। अब चूंकि v का मान 0 है इसलिए कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? 0 है। चूंकि v इज इक्वल टू 0 इसलिए w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तीसरी विशेषता है, यहाँ पर क्या कार्य क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक, चौथी विशेषता ये होती है कि जो दो समविभव पृष्ठ होते हैं, दो समविभव जो पृष्ठ होते हैं वे नहीं काटते हैं एक दूसरे को। ठीक, ये हमारी चार विशेषता है। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये बोला गया है समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य जो होता है वो 0 होता है। जैसे बताया हूं मैं कि विभवांतर समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर क्या होती है? तो विभवांतर एकांक धन आवेश को A से B तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, हमको पहले से पता है। तो ऐसी स्थिति में विभव v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। यहाँ पे बोला था मैं कि दो बिंदुओं के बीच का क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए, तो VA माइनस VB, ये VA माइनस VB कर दिया गया। हमको पता है कि VA और VB क्या है? आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समविभव पृष्ठ है, सभी बिंदुओं का विभव क्या होगा? समान होगा। तो ऐसी स्थिति में VA माइनस VA, अब दोनों समान है तो किसी संख्या से उसी संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0, अर्थात किया गया कार्य क्या हो गया? 0 हो गया।
तो अब हम विशेषता देखते हैं, जिससे हमने क्लियर किया कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। अब विशेषता देखने के लिए हम ये देखते हैं कि पहला विशेषता हमारा क्या हो गया, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। जैसा कि चित्र में पहले से बता चुका हूँ, प्रत्येक बिंदु विभव का मान क्या होता है, समान होता है। चालक के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं पहले से, किया गया कार्य 0 होता है करके। विद्युत बल रेखाएं समविभव विभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। हमको पता है कि जब कोई भी चालक हो तो चालक के पृष्ठ से जो बल रेखाएं होती हैं, ये मान लिया जाए, सपोज मान लो आप लोग कि ये चालक है हमारा, तो इस चालक से हमको पता है कि कोई भी जो बल रेखाएं निकलती है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती है। तो इस चीज को ये हम चौथी विशेषता मान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ से सभी बल रेखाएं कैसी निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। और अंतिम विशेषता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, तो ये हमारा शॉर्टकट करने का तरीका हो गया है। पहला, चालक मतलब सभी चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। सभी चालक समविभव पृष्ठ होते हैं, ये एक शॉर्टकट हो गया। दूसरा हो गया हमारा, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और अंतिम में पांचवा हो गया हमारा कि विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं ये कैसी होती हैं, तो लंबवत होती हैं। ये शॉर्टकट में है ना, तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम यहाँ से अपना क्या कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि समविभव पृष्ठ क्या होती है करके। ठीक है, अब हम अगले एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं, ये हमारा एक पदार्थ है, वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वालिटी के आधार पे या विद्युत गुण के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुचालक, जिसको हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं, और दूसरा होता है सुचालक। ठीक, सुचालक में जैसे हम जानते हैं, उदाहरण इसका लेना चाहे तो हम ले सकते हैं सोना चांदी, जितने भी धातुएं हैं सब। कुचालक में हम जानते हैं लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक, अब हम कुछ ऐसे ही पदार्थों के बारे में जानते हैं जो ना तो सुचालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो कुचालक भी नहीं होते हैं और सुचालक भी नहीं होते हैं, जो कुचालक भी नहीं होते हैं और सुचालक भी नहीं होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ गया हमारा कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कुचालक भी नहीं होते हैं और सुचालक भी नहीं होते हैं। या दूसरे भाषा में यह बोल सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक भी होते हैं और सुचालक भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, यदि हम इस परावैद्युत पदार्थ को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, नॉर्मल कंडीशन कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर में रखते हैं या किसी भी जगह पे रखते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में जब इसको हम रखते हैं तो ये जो है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक या विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है, विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब हम इसी परावैद्युत पदार्थ को उठा के लेके जाएं और कहाँ रख दें, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ले जाके मैं क्या कर दूं, इसको रख दूं। ये रख दिया इसको ले जाके मैं, तो अब जो ये पदार्थ है वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि ये कैसा व्यवहार करेगा, एक सुचालक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, या विद्युत गुणों का क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जो सामान्यतः विद्युत रोधी होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। सामान्यतः तो विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रख दें इनको तो ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। वे क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण है कागज, कांच, अभ्रक। ठीक,
अब इसी में प्रश्न जो है वो ऐसा पूछ सकता है कि पराविद्युत पदार्थों के प्रकार बताइए। तो पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, तो पहला होता है पराविद्युत पदार्थों में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और दूसरा होता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक, अब हम लोग ये क्लियर करते हैं कि ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होता है और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अब मान लीजिए यह हमारा एक पदार्थ है। अब यदि हम देखें तो जो पदार्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आवेशों से मिलकर बने होते हैं, धनायन और ऋणायन या धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसा ये इस पराविद्युत पदार्थ के कुछ कण हैं। ठीक, इसके लिए ये कण है या इसके अणु है कहा जाए। अब हमको पता है कि अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक धनावेश होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और एक होता है ऋणावेश जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मान लीजिए ये धन है और ये क्या है, ऋण है। ठीक है, ये धन है और ये भी ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है और ये ऋण है। तो कुल मिला के इस पराविद्युत पदार्थ में जो धनावेशों का जो केंद्र होगा और ऋणावेशों का केंद्र, ये टोटल जो पराविद्युत पदार्थ है उसमें धनायन का केंद्र और ऋणायन का केंद्र। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक पराविद्युत पदार्थ है, इसमें धनायन का केंद्र ये है और ऋणायन का केंद्र ये है। तो धनायन के केंद्र और ऋणायन के केंद्र यदि अलग अलग हों, अलग अलग हो कहने का मतलब एक दूसरे के संपाती ना हो, संपाती ना हो। कौन कौन, धनायन का केंद्र ऋणायन के केंद्र के संपाती ना हो तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाता है। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है वो। लेकिन यदि हम एक दूसरे प्रकार की बात करें, ये दूसरा प्रकार है हमारा जिसमें धनायन का केंद्र और ऋणायन का केंद्र दोनों समान होगा। ये इसमें ये जो बिंदु है वही धनायन का केंद्र है और यही जो है वो क्या है, ऋणायन का केंद्र है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिसमें धनायन का केंद्र ऋणायन केंद्र के क्या होते हैं, संपाती हों, लिखेंगे संपाती हों, वे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के उदाहरण में हम लिख सकते हैं H2O और HCl। इसका उदाहरण लिख सकते हैं H2 और O2। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग को याद करना है तो ये आसानी से याद कर सकते हैं कि देखिए इसमें दो अणु हैं, H और O, H2 और O, इसमें H और Cl दो, इसमें सिंगल सिंगल अणु है। ठीक है, तो इसमें ये ध्रुव भी क्या रहेगा, सिंगल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पराविद्युत पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के संपाती ना हो। इस शब्द पे ध्यान देना, संपाती ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय कहलाएंगे। ये ध्रुवीय है। ठीक है, उदाहरण हो गया HCl और H2O। इसका संकेत होता है, एरो का निशान होता है और बीच में एक सर्कल भी होता है। ठीक, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं तो बता चुका हूं मैं कि ऐसे पराविद्युत पदार्थों में धनावेशों का जो केंद्र होता है वो ऋणावेशों के केंद्र के संपाती हो। पहले ना हो था ना, अब ये संपाती हो तो वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। जैसा कि दिख रहा है कि चित्र में इसमें धनायन का केंद्र ऋणायन का केंद्र दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि हम यदि एक पराविद्युत पदार्थ है ना, अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण, है ना। पराविद्युत पदार्थों के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम किसी पराविद्युत पदार्थ के बारे में बात करें तो पराविद्युत पदार्थों में, ये हमारा पराविद्युत पदार्थ है, इस पराविद्युत पदार्थ में अनेक अणुएं होती हैं, जिसमें बड़ा बना देते हैं हम लोग इसको। ये पराविद्युत पदार्थ है जिसमें अणु जो होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। जैसा कि हमको दिख रहा है कि हम यहाँ पे कोई जो धनावेश की दिशा है वो इधर है, कोई धनावेश की दिशा इधर है। मतलब सभी जो धनावेश या ऋणावेश है वो अनियमित रूप से क्या हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं। यदि मैं इनको लेके, इस पराविद्युत पदार्थ को लेके किसी विद्युत क्षेत्र में रख दूं, मान लीजिए मैं इसको ले जाके किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है,
मतलब बाएं से दाएं की ओर है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके सभी जो धनावेश होते हैं वो क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं, एक निश्चित रेखा में क्या होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। अब मान लीजिए कि ये इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसके जो अणु हैं वो इस प्रकार से क्या हो गए, जम गए। ये सभी जो धन है वो इस दिशा में बाईं ओर और सभी जो ऋण है वो क्या हो गए, दाईं ओर व्यवस्थित हो गए। यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। कैसे परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित ऐसे होगा ये कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके जो अणु होते हैं वो क्या होने लगते हैं, संरेखित होने लगते हैं, एक ही रेखा में क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं। यह घटना जो है क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके पदार्थ के एक पृष्ठ पर धनावेश तथा दूसरे पृष्ठ पर क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा दिख रहा है ये, है ना, इसके एक पृष्ठ पर ये धनावेश उत्पन्न हो रहा है और इधर वाले पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैसा कि शब्द से हमको समझ में आ रहा है, सामर्थ्य मीन्स होती है क्षमता। हमने देखा कि जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके जो अणु हैं वो क्या होने लगते हैं, पहले संरेखित होने लगते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए हम इस विद्युत क्षेत्र ई के मान को बढ़ाते जाएं, तब क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते जाऊंगा तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब इसके पृष्ठ से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चूंकि आकर्षण बल ये ई के कारण इस पर जो बल है वो बढ़ रहा है, तो बल बढ़ रहा है जिसके कारण से इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो तीव्रता से क्या होंगे, या तो आकर्षित होंगे या फिर प्रतिकर्षित होंगे। और यदि मैं और इस ई के मान को बढ़ाते जाऊँ, ये विद्युत क्षेत्र को क्या करते जाऊँ, मैं बढ़ाते जाऊँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके सतह को तोड़ के बाहर आने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगे, अब इतना आकर्षण या प्रतिकर्षण हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृष्ठ को छोड़कर पृष्ठ से बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो ये ई का मान, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक, इस विद्युत क्षेत्र के मान को, जिस मान के लिए इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, या जितने ई के मान को या विद्युत क्षेत्र के मान को ये जो पृष्ठ है या परावैद्युत पदार्थ है वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ना आए, या ई का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी परावैद्युत पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, उसके पृष्ठ से पृथक ना हो या अलग ना हो, वो विद्युत क्षेत्र ही क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ। अभी हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखें, ठीक है, तो उसके धनावेश और ऋणावेश अलग अलग पृष्ठों की ओर चलने लगते हैं, जैसे बताया गया है चित्र में, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर सभी अणु क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इससे अधिक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन परावैद्युत पदार्थ से अलग होने लगते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, किसका मान बोला गया है, तो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, ये बोला गया विद्युत क्षेत्र का, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान जब इस परावैद्युत पदार्थ के सतह से जो व्यापृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है पृथक ना हो, वह जो विद्युत क्षेत्र है वही क्या कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, अब एक अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो है वो तथ्यात्मक प्रश्न बनाता है। तथ्यात्मक प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि यदि बिजली गिरने वाली हो तो कार के अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो कार के अंदर बैठकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, या दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि बताइए कि वह किसी चालक का वह स्थान बताइए जहां पर विभव का मान शून्य हो, विभव का मान शून्य न हो लेकिन ई का मान शून्य हो। ठीक है, ये बोला गया कि किसी चालक के भीतर या चालक पर वह बिंदु बताइए जहां v का मान शून्य ना हो लेकिन ई का मान क्या हो, शून्य हो, वह स्थान बताइए। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न बना है कुल मिला के। पहला प्रश्न हो सकता है कि किसी स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न 1 बन सकता है ये। दूसरा प्रश्न यही हो सकता है, जैसे बताया हूं मैं, कि क्या कारण है कि किसी कार के अंदर जो बैठा व्यक्ति है
वो कार के अंदर यदि बिजली गिरने वाली है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। या तीसरा बताया हूँ कि वह स्थान बताइए जहाँ पर किसी चालक के पृष्ठ पर वह स्थान बताइए, या आप चालक में वह स्थान बताइए जहाँ v का मान शून्य ना हो लेकिन e का मान क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, पहले हम क्लियर किए थे कि जब हम किसी चालक को क्या करें, जैसे हमारा एक चालक है, जैसे ही मैं क्या करता हूँ किसी चालक को आवेश देता हूँ तो वह उस चालक के पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से फैल जाता है। ये चालक के पृष्ठ पर तो समान रूप से फैल गया। अब मैं इस आकृति को, इस चालक को थोड़ा सा परिवर्तित करता हूँ। ये मान लीजिए मेरा ये एक चालक है, ये चालक जो है अंदर से खोखला है। तो जैसे ही मान लीजिए मैं इस चालक को आवेश देता हूँ तो वो आवेश जो है इस चालक पर समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार से ये समान रूप से फैल गया, ठीक है। लेकिन ये जो आवेश है वो उस चालक के भीतर, जो खोखला चालक है उसके भीतरी पृष्ठ पर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर आवेश का मान जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आवेश का मान 0 हो गया है, जिसके कारण से ई का मान भी क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन हमको पता है कि किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है, अर्थात इसके इस पृष्ठ पर विभव का मान जितना होगा यहाँ पे भी विभव का मान उतना ही होगा और यहाँ पे भी विभव का मान उतना ही होगा। अर्थात चालक के भीतर कोटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है लेकिन विभव का मान 0 नहीं होता है। यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाती है। इसको हम इस प्रकार से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी चालक के बाहर उपस्थित आवेश का प्रभाव, ये चालक के बाहर जो उपस्थित आवेश है, ये मान लिया गया चालक के बाहर उपस्थित आवेश है, उसका प्रभाव उसके कोटर पर, कोटर कहने का मतलब जो खोखला क्षेत्र है वो कोटर पर नहीं होता है, ठीक है। अर्थात कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये ई का मान क्या होता है, 0 होता है। यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाती है। आने वाले वीडियो के लिए फिर से आपको